हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का जो है 7वां चैप्टर कर रहे थे, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, इसमें हमने जो कल तक हेडिंग कर ली थी वो क्या था, तरंगों के व्यतिकरण की परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाल दिया था, तरंग और आयाम दोनों के लिए व्यंजक निकाल दिया था। ठीक है, तरंग और आयाम हमने दोनों के लिए व्यंजक निकाल दिया था। क्या क्या था, तरंग के लिए जो व्यंजक आया था वो हमारा क्या आया था, आयाम के लिए जो व्यंजक है वो था ए स्क्वायर बराबर ए1 स्क्वायर। ठीक है, ए1 स्क्वायर प्लस क्या था ए2 स्क्वायर और प्लस 2 a1 a2 और इंटू क्या है, इंटू कॉस फाई है। ठीक है, ये आयाम के लिए व्यंजक है। अगर ए बराबर निकालते तो क्या आता, ए बराबर अगर हम निकालते तो ये रूट में आ जाता सब। ठीक है, दो उधर जाएगा तो अंडर रूट बनता है, तो a1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 और इंटू क्या आएगा, इंटू में कॉस फाई आएगा। ठीक है, ये जो है किसके लिए व्यंजक था, ये जो है हमारा आयाम के लिए व्यंजक है। ठीक है, परिणामी तरंग की तीव्रता की आयाम के लिए व्यंजक है। और उसके जो हमारा जो है तीव्रता के लिए व्यंजक क्या आया था, आई बराबर आया था। ठीक है, आई बराबर क्या आया है, आई बराबर आया हमारा i1 प्लस हो जाएगा i2 और प्लस कितना आएगा 2 हो जाएगा और रूट में कितना आएगा, रूट में i1 i2 और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू में cos फाई हो जाएगा। यह किसके लिए है, यह तीव्रता के लिए है। ये जो है किसके लिए व्यंजक है, ये प्रकाश की तीव्रता के लिए। ये जो व्यंजक है ये दोनों किसके लिए है, ये जो व्यंजक है वो आयाम के लिए है। ठीक है, किसके लिए व्यंजक है, आयाम के लिए, है ना। तो कभी कभी हमसे अधिकतम और न्यूनतम आयाम पूछ लेता है। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम आयाम या अधिकतम तीव्रता या न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। न्यूमेरिकल में हमको अधिकतम आयाम न्यूनतम आयाम पूछेगा। ठीक है, तो अगर पूछ रहा है अधिकतम और न्यूनतम आयाम तो क्या करेंगे, ध्यान रखिए ये इंडिकेट कर लीजिएगा अधिकतम आयाम के लिए। ठीक है, अधिकतम आयाम के लिए, अधिकतम आयाम के लिए cos फाई का जो मान है वो हमको क्या करना पड़ेगा, cos फाई का जो मान है हमको, है ना, cos फाई का मान क्या रखना होगा, हमको पता है अधिकतम के लिए cos का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, न्यूनतम मान -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम आयाम के लिए हमको जो cos फाई है वो कितना रखना होगा, cos फाई प्लस 1 रखना होगा। ठीक है, cos फाई कितना रखना होगा, cos फाई का मान +1 रखना होगा। तो ये जो है यदि, ठीक है, यदि कितना हो जाएगा, यदि जो है cos फाई बराबर 1 तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, ये मैक्सिमम। उस समय जो है यहाँ पे जब रखोगे, ठीक है, तो ए बराबर जो सूत्र है, पहले सूत्र लिख देते हैं, कितना है a1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर और प्लस 2a1 a2 और इंटू क्या है, इंटू में cos फाई है, cos फाई को 1 रखोगे। ठीक है, cos फाई बराबर कितना रखने पर, cos फाई बराबर +1 रखने पर जो है ये क्या होने वाला है, ये जो है ये मैक्सिमम होने वाला है। ये क्या होने वाला है, ये मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम बराबर क्या आएगा, रूट में जब रखोगे तो हो जाएगा a1 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और गुणे इसका मान हो गया 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा हमारा a1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर और प्लस 2a1 a2। ठीक है, यह सूत्र किसका है, ये सूत्र है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यानी यह सूत्र जो है किसका है, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, यानी यह सूत्र हमारा जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, a मैक्सिमम बराबर हो जाएगा, a मैक्सिमम बराबर रूट में आ जाएगा, a मैक्सिमम बराबर रूट में क्या आएगा, a मैक्सिमम बराबर हो जाएगा रूट में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर जब बाहर आएगा तो a मैक्सिमम बराबर क्या आएगा, a मैक्सिमम जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा a1 प्लस a2। a मैक्सिमम कितना आ जाएगा, a मैक्सिमम हो जाएगा हमारा a1 प्लस a2। तो यह लिख लेंगे अधिकतम आयाम के लिए। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, न्यूनतम आयाम भी निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम अधिकतम आयाम के लिए कर लेते हैं, फिर न्यूनतम आयाम देखते हैं। तो पहले अधिकतम आयाम के लिए करिए, अधिकतम आयाम के लिए लिख लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे न्यूनतम आयाम के लिए, है ना। कौन से आयाम के लिए करेंगे, अब न्यूनतम। देखिए हम क्या लिखेंगे, न्यूनतम आयाम के लिए, न्यूनतम आयाम के लिए cos फाई का न्यूनतम मान जो होगा कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, फिर इस फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला क्या है, a बराबर जो है a1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और इंटू क्या होगा, इंटू में cos फाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम cos फाई बराबर कितना रखेंगे, cos फाई बराबर -1 रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, cos फाई बराबर -1 रखेंगे तो ये जो है ए मिनिमम के बराबर होगा। ए किसके बराबर होगा, ए मिनिमम के। तो ए मिनिमम बराबर हो जाएगा रूट में, इसकी जगह हम क्या करेंगे, a1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा a2 स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2a1 a2 और cos फाई का मान रख देंगे गुणे में -1। ठीक है, तो इसको रख दीजिए।
तो क्या आएगा a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस, और ये जब बुरा होगा तो माइनस हो जाएगा 2a1 a2। अब ये जो सूत्र बन रहा है वो किसका बन रहा है, ये जो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। ठीक है, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। कौन सा बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, a मिनिमम बराबर हो जाएगा a मिनिमम, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, a मिनिमम बराबर हो जाएगा a1 माइनस a2। ठीक है, अगर हमसे अधिकतम आयाम पूछेगा तो a1 प्लस a2 लगाएंगे, न्यूनतम आयाम पूछेगा तो a1 माइनस a2 लगाएंगे। यह तरीका है। ठीक है, तो इसको कर लेंगे अधिकतम आयाम के लिए और न्यूनतम आयाम के लिए। तो इसको कर लीजिए, फिर अगली हेडिंग लिखिए। हो गया ना, इसको लिख लीजिए और इंडिकेट लिखिए, एक इंडिकेट लिखिए इंडिकेट तरंगों के लिए कलांतर तथा पथांतर के बीच संबंध। एक इंडिकेट है तरंगों के लिए कलांतर, कलांतर मतलब डेल्टा पाई। ठीक है, तथा पथांतर, तथा क्या हो जाएगा, तरंगों के लिए कलांतर तथा पथांतर, पथांतर हम लिखेंगे डेल्टा यक्स में संबंध। ठीक है, में संबंध। कलांतर तो समझ में ही आ रहा है, कलांतर क्या है, मान लो दो तरंगे ऐसे चल रही हैं। ठीक है, एक तरंग 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0 हुई, दूसरी तरंग क्या हो गई, दूसरी तरंग क्या हो रही है, दूसरी तरंग पहले अधिकतम से ही चल रही है, अधिकतम हुई फिर 0 हुई फिर अधिकतम हुई, ठीक है, फिर 0 हुई। तो इसमें क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, दोनों की कला में अंतर है। मान लो अगर यह 90 से शुरू करना, चलना शुरू कर दी, या कहां से शुरू करी, 0 से। ठीक है, तो इन दोनों की कला में क्या हो गया अंतर, या 0 से चलना शुरू किया 90 से, तो कलांतर हो गया 90 का। ठीक है, कितने का अनुसार कलांतर हो गया 90 का, ये तो कलांतर हो गया। पथांतर क्या होगा, पथ का अंतर। ठीक है, पथ का अंतर। मान लो जो है दो तरंगे ऐसे चल रही हैं, मान लेते हैं ये दो स्लिट हैं और दो तरंगे ऐसे चल रही हैं, एक तरंगे यहाँ पे P पर पहुंची है और दूसरी तरंग इससे यहाँ पर पहुंची है, ये हो जाएगा S1 मान लेते हैं और ये S2। ठीक है, तो दोनों की पथ में अंतर है। मान लो यह यक्स दूरी तय करके पहुंच रही है, तो यह कितनी दूरी पहुंचेगी तय करके, यक्स प्लस डेल्टा यक्स, क्योंकि यह दूरी ज्यादा है तो पथ का अंतर कितना हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा डेल्टा यक्स है यही पथ का अंतर है। ठीक है, तो मतलब जो ज्यादा दूरी तय करके पहुंचेगी और जो कम दूरी तय करके पहुंची उसकी जो पथ में दूरी में जो अंतर है वही पथांतर है। ठीक है, और जो कला में कोण में जो अंतर है वह कलांतर है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, तरंगों की कलांतर तथा पथांतर में संबंध चाहिए। ठीक है, तरंगों के बीच कलांतर तथा पथांतर में संबंध, जो फार्मूला होता है वो हम देख लेते हैं क्योंकि हमको इसकी जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, तो जो कलांतर बराबर सूत्र हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर, कलांतर बराबर सूत्र होता है डेल्टा फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई अपॉन लिम्डा, 2 पाई अपॉन लिम्डा इंटू डेल्टा यक्स। ठीक है, 2 पाई अपॉन लिम्डा इंटू डेल्टा यक्स। तो लिम्डा क्या है, लिम्डा तो जानते हैं ना, लिम्डा क्या है, तरंगों की तरंगदैर्ध्य। ठीक है, तरंगों की तरंगदैर्ध्य, यह हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा लिम्डा। ठीक है, तरंगों की क्या हो गई, तरंगों की तरंगदैर्ध्य हो गई जो है लिम्डा। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। जल्दी करिए इसको, फिर अगला देखते हैं। हम क्या लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे संपोषी व्यतिकरण। ये तो पढ़ चुके हैं ना, संपोषी व्यतिकरण क्या है। ठीक है, माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, जहां पे चमक अधिकतम होगी या तीव्रता अधिकतम होगी उसे हम कौन सा व्यतिकरण करेंगे, उन बिंदुओं पर जो व्यतिकरण है वह क्या है, संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण। और कुछ बिंदुओं पर जो है तीव्रता क्या होने वाली है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होने वाली है, जिसे हम क्या कहेंगे, विनाशी व्यतिकरण कहेंगे। तो हमको क्या चाहिए, संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होगी, संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण में क्या लिखेंगे, लिखेंगे किसी बिंदु पर जो है, किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी, किसी बिंदु पर जो है क्या होने वाली है, किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, इसके लिए जो है क्या करना होगा हमको, इसके लिए cos फाई जो है कितना रखना होगा, अधिकतम तीव्रता के लिए cos फाई का अधिकतम मान रखना होगा। ठीक है, इसके लिए जो है cos फाई बराबर कितना रखना होगा, +1। तो cos में कितने अंश का मान +1 होता है। ठीक है, cos में जो है कितने अंश का मान +1 होगा, एक तो पहला हो जाएगा 0 अंश का,
ठीक है, कॉस में 0 अंश का मान प्लस 1 होगा और फिर कितना होगा 2 पाई का होगा। ठीक है, 2 पाई मतलब 360 का। ठीक है, कितने अंश का 360 अंश का होगा। फिर क्या होगा कॉस में कितने अंश का मान जो है प्लस 1 होगा। एक तो 0 अंश का हो गया, फिर 2 पाई का, जितना बस सम होगा सब उनका सबका होगा। 2 पाई के बाद 6 पाई हो गया, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो cos किसी बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी, इसके लिए जो है cos फाई का मान कितना होगा प्लस फाई, और फाई का मान कितने अंश होगा, फाई का मान कितने अंश होगा कि मान प्लस 1 आएगा, तो 0 अंश। cos 0 अंश का मान प्लस 1 होता है, cos 2 पाई 360 अंश का। ठीक है, यहाँ पे 180 यानी 720 अंश का। ठीक है, तीव्रता तब क्या होने वाली है, अधिकतम होने वाली है। ठीक है, तो इस दशा में जो है हम कलांतर लिखेंगे, अथवा हम लिख सकते हैं कलांतर। ठीक है, अथवा क्या लिखेंगे कलांतर। कलांतर हो जाएगा डेल्टा एक्स, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होगा वह कितना होगा 2m पाई होगा। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर डेल्टा पाई से प्रदर्शित करते हैं। संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या आएगा 2m पाई होगा। रख के चेक कर लो, जहां m बराबर क्या होने वाला है, जहां जो है m बराबर हो जाएगा हमारा m बराबर 0 1 2 और 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, देखिए संपोषी व्यतिकरण में कलांतर कितना मान रहा है 2m पाई। m का मान अगर 0 रखो, m का मान 0 रखोगे तो पूरा भिन्न 0 हो जाएगा, मतलब फाई का मान कितना आ जाएगा 0, और फाई 0 होगा तो cos फाई का मान उस समय अधिकतम होगा। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण में जो है cos फाई अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम होना है ना। cos फाई का मान क्या होता है अधिकतम होता है, जहां पे तीव्रता अधिकतम होगी वहीं पे क्या होगा संपोषी व्यतिकरण होगा। तो cos फाई का मान अधिकतम रखने के लिए हमको फाई को 0 2 पाई 6 पाई रखना होगा। उस समय जो कलांतर आएगा, कलांतर का जो फार्मूला है वह कितना होगा 2m पाई होगा। उस समय कलांतर का फार्मूला क्या होगा 2m पाई होगा। m का मान कहां से शुरू होगा 0 से शुरू होगा, 0 रखेंगे तो फाई का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई, 4 रखेंगे तो 8 पाई होता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण में कलांतर क्या होगा डेल्टा फाई बराबर 2m पाई। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण में कलांतर कितना होगा 2m पाई हो जाएगा, है ना। तथा पथांतर कितना होगा संपोषी व्यतिकरण में, तथा क्या हो जाएगा पथांतर। ठीक है, तो हम जानते हैं तथा पथांतर, जिसको तो चूंकि हम क्या जानते हैं अभी कलांतर और पथांतर में संबंध बताए, डेल्टा फाई बराबर कितना 2 पाई अपॉन लेम्डा इनटू डेल्टा एक्स, 2 पाई अपॉन लेम्डा इनटू डेल्टा एक्स। हमको पथांतर निकालना है तो इनका कर दो। ठीक है, इनका जो है इधर गुणा कराओ, इसका भाग कर दो। ठीक है, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा हमारा पथांतर के लिए हमको चाहिए डेल्टा एक्स पथांतर है, डेल्टा एक्स क्या है पथांतर, तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा ये लेम्डा ऊपर चला जाएगा और 2 पाई नीचे आ जाएगा, गुणे हो जाएगा डेल्टा फाई। ठीक है, गुणे डेल्टा फाई। अब चूंकि कलांतर कितना होता है संपोषी व्यतिकरण में, कलांतर होता है हमारा डेल्टा फाई बराबर, संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होगा डेल्टा फाई बराबर कितना आएगा 2m पाई आएगा। कितना आएगा 2m पाई, यहाँ पे रख के चेक कर लो पथांतर हमारा आ जाएगा। तो कितना होगा लेम्डा बटे 2 पाई, लेम्डा बटे 2 पाई, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे 2m पाई रख देंगे। ठीक है, कहाँ गया 2m पाई है ना, 2m पाई रख दीजिए। अब क्या हो गया 2 पाई से जो है 2 और पाई कट गया, तो संपोषी व्यतिकरण में पथांतर कितना आया यम लेम्डा आया। संपोषी व्यतिकरण में कितना पथांतर हुआ, संपोषी व्यतिकरण में जो है पथांतर कितना है यम लेम्डा, और संपोषी व्यतिकरण में कलांतर कितना है 2m। संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2m पाई हो जाएगा। अब यम का मान जैसे कहां रखना था 0 रखना था, यम का मान कितना रखना था 0, तो कहां कहां जो है संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है, कहां कहां जो है जब पथांतर कितना होगा तो संपोषी व्यतिकरण होगा। यम का मान 0 रखोगे तो जब पथांतर 0 हुआ उस समय कौन सा व्यतिकरण होगा, ये जरूरत है आगे पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब पथांतर 0 हुआ उस समय क्या होगा संपोषी व्यतिकरण होगा, मतलब दीप्त फ्रिंज बनेगी। जहां पे संपोषी व्यतिकरण होता है वहां पे चमक ज्यादा होती है, और जहां पे चमक ज्यादा होती है वहां पे दीप्त फ्रिंजें बनती है। ठीक है, ध्यान रखिए संपोषी व्यतिकरण में अधिक चमकीला। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये चीज जो बता रहे हैं संपोषी व्यतिकरण में चमक अधिक, ठीक है चमकीला अधिक होता है। ठीक है, चमकीला जो है अधिक हो जाएगा, उस समय वहां पे कौन सी फ्रिंज बनेगी, उस समय वहां पे दीप्त फ्रिंज बनेगी। विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण में कम चमकीला होगा। ठीक है, कम चमक उत्पन्न होगी, और उस समय वहां पे कौन सी फ्रिंज बनेगी, उस समय वहां पे अधिक फ्रिंज बनेगी। ये आगे हम देखेंगे जब यम का द्विहेद्रीय प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर का इसी में हेडिंग है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब पथांतर 0 हुआ, मतलब मान लो यहाँ पे जो है दो स्लीटें बनाए थे, 2 छेद थे जिनसे होकर प्रकाश किसी पर्दे पर गिर रहा था। एक को S1 मान रहे थे, एक को S2 मान रहे थे। अगर जितनी दूर से S1 तरंग आकर गिरी है उतनी ही दूरी चलकर S2 तरंग आए तो उस समय पथांतर 0 होगा।
पथांतर मतलब पथ का अंतर। मान लो ए और बी दो लोग थे, ए और बी दो लोग थे, ए जो है 5 किलोमीटर चल के कहीं पहुंच रहा है, बी जो है 7 किलोमीटर चल के कहीं पहुंच रहा है, तो दोनों में पथ का अंतर 7 - 5 हो गया यानी 2। ठीक है, पथांतर कितना हो गया 2। तो हमसे यहाँ पे क्या कहा है, अगर पथांतर शून्य हो मतलब बी भी अगर 5 किलोमीटर चल के आएगा तो पथांतर कितना हो जाएगा, 5 - 5 हो जाएगा 0। ठीक है, मतलब अगर बी पथांतर कितना होगा, शून्य। अगर ए और बी समान दूरी तय करके किसी जगह पर पहुंचेंगे तो उस समय पथांतर शून्य होगा। हम कहेंगे उस समय कौन सा जो है फ्रिंज बनेगी, कौन सी फ्रिंज बनेगी, दीप्त। और व्यतिकरण कौन सा होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। कौन सी व्यतिकरण होगा, संपोषी। आगे इन सबका महत्व समझ में आएगा, तो क्या अभी ध्यान रखेंगे यहाँ पर। और क्या होगा, यम का मान जब 1 रखेंगे, यम का मान कितना रखेंगे 1, तो कितना आ जाएगा, यम का मान जब 1 रखेंगे तो लिम्डा आ जाएगा। ठीक है, यम का मान 1 रखेंगे तो लिम्डा, जब लिम्डा जो है पथांतर होगा तो भी जो है दीप्त फ्रिंज बनेगी। ऐसे ही 2 लिम्डा ऐसे चलता रहेगा। तो जहां पे यह पथांतर आएगा उस समय कौन सी फ्रिंज बनेगी, दीप्त। व्यतिकरण कौन सा होगा, संपोषी। व्यतिकरण कौन सा होगा, उस समय व्यतिकरण जो है हमारा हो जाएगा संपोषी व्यतिकरण। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान देते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए, फिर विनाशी के लिए करते हैं ये, इसको लिखिए फिर आगे चलते हैं। इस समय अगर हम तीव्रता को निकालें, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता निकालें, कलांतर पथांतर तो हो गया। ठीक है, इस समय क्या निकालेंगे, तीव्रता, है ना। इस समय अगर तीव्रता निकालेंगे तो क्या आएगा, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो तीव्रता आएगी वह देखते हैं कितना आएगा तीव्रता के लिए। ठीक है, आई बराबर कितना होगा, संपोषी व्यतिकरण में हमको cos फाई कितना रखना है, +1 रखना है। cos फाई कितना रखना है, +1। तो तीव्रता का सूत्र जो था हमारा I1 + I2, I1 + I2 और +2 हो जाएगा अंडर रूट में I1 I2 और इंटू क्या है, इंटू में cos फाई है। ठीक है, cos फाई बराबर कितना रखने पर, cos फाई बराबर +1 रखने पर, cos फाई बराबर +1 रखने पर, अगर cos का मान जो है +1 रखोगे तो उस समय तीव्रता क्या होगी, अधिकतम। क्यों, क्योंकि तीव्रता पर ये जो तीव्रता जो है cos फाई पर कलांतर पर निर्भर है। तो अगर कलांतर अधिकतम है तो उस समय तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम। cos फाई बराबर +1 रखने पर आई जो है क्या होने वाला है, आई मैक्सिमम होने वाला है। आई क्या होने वाला है, आई जो है आई मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जो है आई की जगह लिखेंगे आई मैक्सिमम और बराबर हो जाएगा I1 + I2 और प्लस कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट I1 I2 और इंटू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो आई मैक्सिमम बराबर कितना आ रहा है, आई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा I1 + I2 और +2 हो जाएगा और I1 × I2, I1 × I2। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, I1 को हम लिख सकते हैं, कोई भी संख्या अपनी करड़ी का वर्ग है तो I1 किसका वर्ग होगा, करड़ी में I1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा करड़ी में I2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 करड़ी में I1 I2। यह सूत्र बन गया a² + b² + 2ab। ठीक है, सूत्र कौन सा बन रहा है, a² + b² + 2ab, यानी किसका सूत्र बन रहा है, ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम, क्या लिख सकते हैं, आई मैक्सिमम। देखो a की जगह क्या दिया है, I1 है ना, स्क्वायर तो दोनों में है, a + b का होल स्क्वायर है, तो a की जगह क्या है, अंडर रूट में I1। ठीक है, अंडर रूट में I1 और प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में I2 और इसका क्या बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। तो आई मैक्सिमम बराबर कितना आएगा, अंडर रूट में I1 + I2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में I1 + I2 का होल स्क्वायर किस व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, कौन से व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए। अब हम चूंकि ये भी जानते हैं क्या, चूंकि I1 बराबर सूत्र होता है K_A1²। ठीक है, K_A1² और I2 बराबर जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा K_A2², K_A2² रख के चेक करो तो आई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा, आई मैक्सिमम बराबर कोष्टक में हम क्या लिखेंगे, कोष्टक में लिख सकते हैं I1 की जगह K_A1² और प्लस हो जाएगा यहाँ पे K_A2² और इसका क्या बनेगा, इसका जो है होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं क्या आएगा, आई मैक्सिमम बराबर दोनों को अलग अलग कर सकते हो ना, ऐसे दोनों को अलग अलग कर दो। आई मैक्सिमम बराबर हो जाएगा रूट में ही ऐसे लिख दो, करड़ी में K और इंटू हम लिख सकते हैं करड़ी में A1² प्लस हो जाएगा करड़ी में K और फिर हो जाएगा इंटू में करड़ी में A2 का स्क्वायर और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। करड़ी में K दोनों में है, करड़ी में K कॉमन कर लो
करड़ी में के कॉमन होगा, जो ही कोष्टक से बाहर आएगा, कोष्टक के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट में क्या बचेगा, a1 स्क्वायर और प्लस अंडर रूट में क्या बच रहा है, a2 का स्क्वायर, उसके ऊपर होल स्क्वायर। के का हटाएंगे, ठीक है, के क्या करेंगे, हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, और अंडर रूट में a1 है तो इसको हम a1 लिखेंगे, और अंडर रूट में a2 का स्क्वायर है तो a2 लिख देंगे। इसका होल स्क्वायर किसके बराबर था, किसके बराबर था, आई मैक्सिमम के बराबर था। ठीक है, किसके बराबर है ये भी, आई मैक्सिमम के बराबर है। तो आई मैक्सिमम बराबर किसके आ गया, आई मैक्सिमम बराबर हो जाता है के अंडर रूट में जो है a1 और प्लस a2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले की हमको जरूरत है न्यूमेरिकल लगाने में, बहुत से सवाल इस पे लगने वाले हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम ध्यान रखेंगे, इसको करिए, फिर देखते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या होता है। इस सवाल को कर लीजिए, फिर विनाशी व्यतिकरण में देखते हैं। ठीक है, ये संपोषी व्यतिकरण के लिए जो है आई मैक्सिमम है। ठीक है, आई मैक्सिमम क्या क्या आएगा, तो इसको कर लेंगे संपोषी व्यतिकरण के लिए। जल्दी करिए इसको, फिर विनाशी में देखते हैं हम। है ना, इसको मिटा देते हैं, संपोषी व्यतिकरण का हो गया, विनाशी व्यतिकरण के लिए देखते हैं। कौन से व्यतिकरण के लिए लिखेंगे, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, कौन सा व्यतिकरण है, विनाशी व्यतिकरण। इसमें क्या होगा, लिखेंगे विनाशी, किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता होगी। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण में क्या हो जाएगा, किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर जो है न्यूनतम तीव्रता होगी। न्यूनतम, किसी बिंदु पर जो है तीव्रता क्या होने वाली है, चमक कम होने वाली है, तो न्यूनतम तीव्रता होगी। ठीक है, इसके लिए जो है हमको cos फाई का, इसके लिए जो हमको क्या करना होगा, cos फाई का मान कितना रखना होगा, cos फाई बराबर -1। इसके लिए cos फाई बराबर कितना आएगा, इसके लिए cos फाई बराबर -1, अर्थात cos कितने अंश का मान -1 होता है, cos जो है कितने अंश का मान -1 होगा, एक तो पहले हो जाएगा 180 का। ठीक है, cos कितने अंश का, जितने भी विषम होंगे सबका मान -1 होगा। जैसे फाई बराबर हो जाएगा पाई, पाई मतलब 180 अंश का, और फिर कितना होगा, 3 पाई, 3 पाई मतलब 3 गुणे 180। ठीक है, 18 तियां 54, है ना, तो कितना आ जाएगा 540 अंश का, और कितना आएगा 5 पाई। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। विषम जो आएंगे उनका मान क्या होगा, उनका जो मान होगा वह -1 होगा। cos पाई का मान हो जाएगा -1, cos 3 पाई का मान -1, cos 5 पाई का मान -1, अथवा कलांतर इसमें क्या हो जाएगा, तब जो है कलांतर, तब जो है इस स्थिति में हम क्या निकालेंगे, किसके लिए कलांतर निकाल रहे हैं, विनाशी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर हो जाएगा डेल्टा पाई, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर हो जाएगा 2m-1 और इंटू पाई। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर क्या आएगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर हो जाएगा 2m-1 इंटू पाई। ठीक है, 2m-1 इंटू पाई हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं मान रख के। तो इस समय यम का जो मान है, ठीक है, जहां यम बराबर क्या रखना होगा, यम 1 से शुरू होगा, 0 से नहीं। जब कलांतर जो संपोषी व्यतिकरण था उस समय कलांतर कहां से शुरू हो रहा था, 0 से यम का मान, यहाँ पे 1 शुरू होगा, 1 2 3 ऐसे 4 आगे बढ़ता रहेगा। चेक कर लेते हैं क्या आता है। ठीक है, यम का मान जब 1 रखोगे तो 2 गुणे 1, 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटाए 1 पाई। ठीक है, तो 1 पाई आ गया ना, 1 पाई में जो है कलांतर क्या होगा, कलांतर जो है पाई हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। फिर देखते हैं 3 पाई आता है, 2 रख दो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाए 3, 3 पाई हो गया। मतलब इस समय कलांतर कितना आएगा, विनाशी व्यतिकरण में कला का जो अंतर होगा डेल्टा पाई बराबर 2m-1 इंटू पाई। पथांतर निकालते हैं, है ना, पथांतर। चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं डेल्टा फाई बराबर सूत्र होता है 2 पाई अपान लेमडा, 2 पाई अपान लेमडा और इंटू डेल्टा यक्स। डेल्टा यक्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा यक्स बराबर हो जाएगा लेमडा बटे 2 पाई, लेमडा बटे 2 पाई और इंटू डेल्टा फाई। फिर यह गुणन करा दिए ना इसका, इस समय कितना आएगा, डेल्टा यक्स बराबर हो जाएगा लेमडा और बटे 2 पाई और गुणे फाई का मान कितना रखोगे, फाई का मान रख दोगे 2m-1 और इंटू क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, तो संपोषी विनाशी व्यतिकरण में जो पथांतर आएगा डेल्टा एक्स बराबर कितना होगा 2m-1 और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू में हो जाएगा लेमडा बटे 2, इंटू में लेमडा बटे 2, यह क्या हो जाएगा, यह जो है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होगा। ठीक है, उस समय जो है विनाशी व्यतिकरण के लिए
पथांतर हो जाएगा, है ना। जल्दी करिए इसको, और कितना आएगा इसको भी हम देखते हैं। विनाशी व्यतिकरण में पथांतर कितना आ जाएगा, रख के चेक कर लो यम का मान। विनाशी व्यतिकरण में यम का मान रख के चेक करिए तो पथांतर कितना कितना आएगा, डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा। विनाशी व्यतिकरण में पथांतर क्या आएगा, यम का मान 1 रख के चेक करो तो 2 1 कम 2, 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, लिम्डा बटे 2 आ जाएगा। मतलब जहां पे भी लिम्डा बटे 2 होगा, जहां पे भी पथ का अंतर लिम्डा बटे 2 होगा, वहां पे कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी। और कौन सी फ्रिंज बनेगी, अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, लिम्डा बटे 2, फिर यहाँ पे 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 3 पाई बटे 2। ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा 5 पाई बटे 2। जहां पे यह जो है क्या आएगा, पथांतर आएगा, वहां पे हम कहेंगे कौन सा व्यतिकरण है, वहां पे जो है विनाशी व्यतिकरण है। ठीक है, जहां पे भी पथांतर लिम्डा बटे 2, 3 लिम्डा बटे 2 और 5 लिम्डा आएगा ना, 5 लिम्डा बटे 2, जहां पे भी ये आएगा, ये सब कौन से व्यतिकरण को दिखा रहे हैं, विनाशी व्यतिकरण को दिखा रहे हैं। कौन से व्यतिकरण को दिखाएंगे, विनाशी। विनाशी व्यतिकरण में हम जो है क्या देख लेंगे, तरंग की तीव्रता देख लेंगे। तो इसको करिए, फिर तीव्रता को देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, तीव्रता पे ध्यान देते हैं। विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता देखेंगे। तीव्रता के लिए फार्मूला क्या है, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस हो जाएगा कितना, 2 रूट में हो जाएगा I1 I2 और इंटू क्या हो गया, इंटू में cos फाई हो गया। तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, cos फाई का जो मान है कितना रखना है, -1। यदि cos फाई, चूंकि यदि cos फाई बराबर -1 तो I किसके बराबर होगा, I मिनिमम के बराबर होगा। मिनिमम यानी न्यूनतम। ठीक है, तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम हो जाएगी। तो cos फाई का मान -1 रख देंगे, तीव्रता क्या हो गई, मिनिमम हो गई। तो I मिनिमम बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस हो जाएगा 2 रूट में हो जाएगा I1 I2 और इसकी जगह रख देंगे -1। कितना रख देंगे, -1। तो हो जाएगा I मिनिमम बराबर कितना आएगा, I1 प्लस I2। 2 का गुणा कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2 और क्या आएगा, रूट में आ जाएगा I1 इंटू I2। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, I मिनिमम बराबर लिख सकते हैं, I1 को क्या लिखेंगे, I1 को लिखेंगे अंडर रूट में I1 का स्क्वायर और I2 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट में I2 का स्क्वायर। कोई भी संख्या अपनी करड़ी का वर्ग है, और माइनस हो जाएगा 2 अंडर रूट में I1 और इंटू I2, 2 अंडर रूट में I1 इंटू I2। यह सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सूत्र किसका है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में क्या है 2ab। किसका फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। कौन सा फार्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा I मिनिमम बराबर, ये सूत्र किसका है, I1। ठीक है, ध्यान रखो ये स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे a माइनस बी है, a की जगह यही है ना I1 है और b की जगह क्या है I2। तो I1 माइनस I2 का यह क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, I मिनिमम बराबर कितना आएगा, अंडर रूट में I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। अभी देखे हैं क्या, चूंकि I1 बराबर होता है KA1 स्क्वायर और क्या हो जाएगा, I2 बराबर क्या होता है, KA2 का स्क्वायर। ठीक है, KA2 का स्क्वायर। तो रखेंगे I मिनिमम बराबर, यहाँ पे हम क्या रख देंगे, I मिनिमम बराबर हो जाएगा, इसकी जगह हम रख देंगे KA1 स्क्वायर और हो जाएगा माइनस में KA2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, I मिनिमम बराबर हो जाएगा, इसको हम अलग अलग करेंगे ना जैसे पिछले में किए हैं, तो हो जाएगा करड़ी में K और करड़ी में A1 स्क्वायर माइनस हो जाएगा करड़ी में K और करड़ी में A2 का स्क्वायर और उसके ऊपर क्या लगेगा, होल स्क्वायर। करड़ी में K दोनों में कॉमन है, जो ही कॉमन को कोष्टक के बाहर लाओगे, चूंकि कोष्टक के ऊपर वर्ग था इसलिए इसके ऊपर भी वर्ग हो जाएगा और यहाँ पे रूट में आ जाएगा A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। दोनों से करड़ी में K कॉमन कर लिए हैं। ठीक है, दोनों से करड़ी में K क्या कर लिए हैं, कॉमन, ऊपर स्क्वायर है ही, करड़ी का वर्ग करेंगे, करड़ी हट जाएगी, K हो जाएगा A1 जो है, A1 स्क्वायर किसका वर्ग है, A1 का, और माइनस हो जाएगा A2, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। किसके बराबर फार्मूला था ये, I मिनिमम बराबर फार्मूला था। ठीक है, I मिनिमम बराबर फार्मूला था, तो ये हो जाएगा K A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कौन से व्यतिकरण के लिए है, ये जो है विनाशी व्यतिकरण के लिए है। तो कर लीजिए इसको, इस पे एक सवाल देख लेते हैं जो सन में पूछा गया था 2016 और 2011 में। इस सवाल को कर लीजिए पहले।
विनाशी व्यतिकरण के लिए लिख लीजिए। मिटा देते हैं इसको। हमसे जो इस पे एक सवाल पूछ लिया उस सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, इसका महत्व समझ में आ जाएगा। सवाल कह रहा है समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे। कह रहा है समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम, है ना, दो तरंगों के आयाम 5:3 है। ठीक है, दो तरंगों के आयाम कितने हैं? 5:3 है। व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों की, व्यतिकरण क्षेत्र में जो है, व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों की क्या ज्ञात करने हैं? महत्तम एवं न्यूनतम आयाम तथा तीव्रताओं का अनुपात। कंपनों की महत्तम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात क्या कर लेनी है? ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, हमको क्या कहा है? कह रहा है समान आवृत्ति की दो तरंगे। आंसर में क्या हो जाएगा देखते हैं। तो लिखेंगे माना दो तरंगों के आयाम, है ना, दो तरंगों के आयाम क्रमशः, दो तरंगों के आयाम क्रमशः। ये सवाल का पूछा गया था, एक तो 2016 में पूछा गया और 11 दो बार पूछा गया है। दो तरंगों के आयाम क्रमशः A1 व A2 है। ठीक है, तो हमसे क्या दे दिया है? आयाम 5:3 में है, मतलब A1 अनुपात A2 बराबर दे दिया है 5:3। A1 अनुपात A2 बराबर 5:3। तब क्या हो जाएगा? A1 बटे A2 बराबर क्या होगा? 5/3 हो जाएगा। A2 का तिरछा गुणा कराओगे तो A1 बराबर कितना आ जाएगा? 5/3 और A1 बराबर कितना आया? 5/3 A2 आ गया ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे जो पूछा है महत्तम एवं न्यूनतम आयाम एवं तीव्रताओं के अनुपात। महत्तम आयाम मतलब A मैक्सिमम, ठीक है, और न्यूनतम आयाम मतलब A मिनिमम। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तीव्रताओं का I मैक्सिमम और अनुपात I मिनिमम, इसका अनुपात ज्ञात कर लेना है। A मैक्सिमम A मिनिमम, I मैक्सिमम I मिनिमम का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं? चूंकि A मैक्सिमम बराबर क्या होता है? A मैक्सिमम बराबर होता है A1 प्लस A2। इसको बना लिए समीकरण 1। और A मिनिमम बराबर क्या होता है? A1 माइनस A2। इसको क्या बना दिए? समीकरण नंबर 2। भाग करके चेक कर लीजिए, भाग करके आंसर निकालिए तो हो जाएगा A मैक्सिमम और A मिनिमम। क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 में भाग करिए समीकरण 2 का। समीकरण 1 में भाग किसका करेंगे? समीकरण 1 में भाग कर देंगे समीकरण 2 का। तो कितना आ जाएगा? A मैक्सिमम और बटे A मिनिमम बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 और फिर हो जाएगा यहाँ पे A1 माइनस A2। ठीक है, A1 माइनस A2। तो कितना आ जाएगा? अब A मैक्सिमम का मान कितना आया है? A का मान कितना आया है? 5/3। 5/3 A2 और प्लस हो जाएगा A2/1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/3 A2 और माइनस A2/1। ठीक है, दोनों में एलसीएम ऊपर हो जाएगा 3। एलसीएम कितना हो गया? 3। तो 5A2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है, 3 बार करेंगे तो 3 का गुणा कराएंगे 3A2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 5A2 माइनस 3A2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और बटे 3 हो जाएगा। बटे क्या हो जाएगा? 3। तो क्या आएगा? A मैक्सिमम और बटे A मिनिमम बराबर 8A2/3 और फिर हो जाएगा 2A2/3। या भिन्न ऊपर जाके बदलेगी तो 8A2/3 ऊपर वाला नीचे जाएगा तो ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा भिन्न, 2A2 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, A2 से A2 कट जाएगा। ठीक है, और 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, एक बार में। तो कितना आया? A मैक्सिमम और बटे A मिनिमम। A मैक्सिमम बटे A मिनिमम किसके बराबर आया है?
4/1 के बराबर आया है, यानी ए मैक्सिमम अनुपात ए मिनिमम, ए मैक्सिमम अनुपात ए मिनिमम बराबर हो जाएगा 4:1। पहला तो यही पूछा था, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम पहला ज्ञात हो गया। ठीक है, इसको करिए फिर आई मैक्सिमम और आई मिनिमम देखते हैं। इसको कर लीजिए, फिर आई मैक्सिमम आई मिनिमम देखते हैं क्या आ रहा है ना। ये तो हो गया आई मैक्सिमम और ए मिनिमम, फिर देखते हैं आई मैक्सिमम आई मिनिमम क्या आएगा। देखिए, अगर हमसे पूछ रहा है आई मैक्सिमम बराबर सूत्र क्या बताए हैं, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको बना लिए समीकरण 1, और फिर हो जाएगा आई मिनिमम बराबर हो जाएगा के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो भाग कर दीजिए फिर से, समीकरण 1 में भाग करिए किसका, समीकरण 2 का। तो हो जाएगा हमारा आई मैक्सिमम और बटे आई मिनिमम बराबर हो जाएगा के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये तो कट जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब चाहो तो पीछे जो मान था या तो वह रख दो या फिर से पूरा हल करो। तो चलो पूरा ही हल करके देख लेते हैं। A1 का मान रखोगे 5/3 A2, और प्लस हो जाएगा A2/1 इसका होल स्क्वायर, और बटे हो जाएगा यहाँ पे 5/3 A2 माइनस A2/1 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा आई मैक्सिमम और बटे क्या आएगा आई मिनिमम। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कितना 3, तो कितना आ जाएगा 5A2 प्लस 3A2 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे हो जाएगा 5A2 माइनस 3A2 बटे 3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 3 कितना होगा 8A2 बटे 3 का होल स्क्वायर, और बटे हो जाएगा यहाँ पे घटाएंगे तो 2A2 बटे 3 का होल स्क्वायर। भिन्न ऊपर जाके बदल देंगे, 8 का वर्ग हो जाएगा 64A2 का होल स्क्वायर, और बटे 3 का वर्ग 9। इस भिन्न को ऊपर लेके चले जाओ, 3 उल्टा हो जाएगा ना, तो 3 का वर्ग या पहले नीचे ही कर देते हैं, 2 का वर्ग हो जाएगा 4A2 का होल स्क्वायर बटे 9। अब भिन्न ऊपर जाएगी तो बदल जाएगी, हो जाएगा 64A2 का स्क्वायर बटे 9, और गुणे 9 बटे हो जाएगा 4A2 का स्क्वायर। 9 से 9 कट जाएगा, A2 के स्क्वायर से A2 का स्क्वायर कट गया, 4 एकम 4 और 16 चौके 64। मतलब आई मैक्सिमम और बटे आई मिनिमम बराबर कितना आएगा 16/1। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम बराबर क्या होगा 16:1 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम निकल गया, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम निकल गया। तो इस प्रकार इस फार्मूले की हमको क्या होने वाली है, जरूरत होने वाली है। ठीक है, इसको कर लीजिए। सवाल को करिए, फिर अगली हेडिंग लिखते हैं। मिटा देते हैं इस सवाल को। अगला हम देखते हैं अगली हेडिंग। हेडिंग है हमारा कला संबद्ध स्रोत। हेडिंग क्या है, कला संबद्ध स्रोत। इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। हेडिंग बनाइए कला संबद्ध स्रोत। लिखिए इसमें
देखो ऐसे प्रकाश स्रोत, कला संबद्ध स्रोत हेडिंग लिखिए और उसमें लिखिए ऐसे प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत हो, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत हो अर्थात, हो गया, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ न बदले, अर्थात समय के साथ न बदले, हो गया, अर्थात समय के साथ न बदले कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ न बदले कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। हो गया, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। इंडिकेट लिखेंगे, एक इंडिकेट लिखिए, देखो कला संबद्ध स्रोतों के बीच, कला संबद्ध स्रोतों के बीच कलांतर, इंडिकेट में लिखेंगे कला संबद्ध स्रोतों के बीच कलांतर, हो गया, कला संबद्ध स्रोतों के बीच कलांतर 0, कला संबद्ध स्रोतों के बीच कलांतर 0 π/2, π/3, π/6, कुछ भी, ठीक है, 0 π/2, π/3, π/6 ऐसे डैश डैश कर लेंगे, ठीक है। कला संबद्ध स्रोतों के बीच कलांतर 0 π/2, π/3, π/6 आदि कुछ भी हो सकता है, आदि कुछ भी हो सकता है, परंतु आदि कुछ भी हो सकता है परंतु यह नियत होना चाहिए, क्या, परंतु यह नियत होना चाहिए, ठीक है। अभी बताए थे ना, जैसे दो तरंगें चल रही हैं, है ना, एक तरंग जो है 0 से शुरू हुई, ठीक है, 0 से शुरू हुई, और दूसरी तरंग कहां से शुरू हुई, 90 से शुरू हो रही है, ठीक है, दूसरी तरंग कहां से शुरू हो रही है, 90 से ऐसे चल रही है ना, 90 से चल रही है, तो अब इनके बीच कलांतर कितना होगा, या 0 से शुरू हो रही है या कहां से शुरू हो रही है। दूसरी तरंग अगर मान लो इसी माध्यम में जो दूसरी तरंग जो चल रही है वो कहां से चलना शुरू की, 90 से, ठीक है, वो कहां से चलना शुरू की, वह 90 से चलना शुरू की, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, जब यह 0 थी तो वह 90 था, मतलब π/2 हो गया, कला में π/2 आगे या पीछे हुई, या तरंग जो है π/2 पीछे हो गई या π/2 आगे हो गई। तो कलांतर जो है कुछ भी हो सकता है, 0 होगा, ठीक है, 0 भी हो सकता है, दोनों तरंगे एक ही स्थान से ऐसे चल रही हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कलांतर क्या है, शून्य है ना। तो 0 हो जाए, π/2 हो जाए, π/3, π/6 कुछ भी हो जाए, लेकिन नियत हो, बदले ना, ठीक है। तो ऐसे स्रोतों को हम क्या बोलेंगे, कला संबद्ध स्रोत बोलेंगे, ऐसे स्रोतों को हम क्या बोलेंगे, कला संबद्ध स्रोत बोलेंगे, ठीक है। तो इसको कर लेंगे, हेडिंग इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग लिखो, कला संबद्ध स्रोत हमारा हेडिंग हो गया। अगली हेडिंग बनाइए, प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें, हेडिंग है प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें, हेडिंग क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें, प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें लिखिए, इसमें इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये पूछा गया है, इसको भी इंपॉर्टेंट करेंगे। कला संबद्ध स्रोत और प्रकाश की व्यतिकरण की शर्तें दोनों हेडिंग इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए इसमें, देखो प्रकाश की व्यतिकरण की शर्तें, देखो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए, इसमें लिखिए प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। हो गया, निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला क्या, दोनों तरंगों के, दो स्रोतों के बीच जो कलांतर है वह क्या होना चाहिए, दो स्रोतों के बीच जो कलांतर है वह नियत होना चाहिए, ठीक है। मतलब
कलांतर नियत हो। तो पहला नंबर लिखिए, लिखो दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की, पहला नंबर लिखिए, दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की कलाओं में अंतर, दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की कलाओं में अंतर हो गया। दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की कलाओं में अंतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। प्राप्त कलाओं में अंतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए, मतलब स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। ठीक है, स्रोत कैसे होने चाहिए? कला संबद्ध। कला संबद्ध स्रोत होने के लिए क्या चाहिए? दो तरंगे चाहिए। ठीक है, उनका कंपेयर करते हैं ना, कितना कलांतर है। ठीक है, तो जो दोनों स्रोत हैं उनकी कलाओं में अंतर क्या होना चाहिए? स्थिर, नियत होना चाहिए, कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। दूसरा नंबर लिखिए, दूसरा नंबर लिखो, दोनों तरंगों की आवृत्तियों अथवा, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। हो गया, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होना चाहिए। लिखिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होना चाहिए। आवृत्ति क्या है? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या। ठीक है, आवृत्ति क्या है? प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, और तरंग लंबाई जो है वह हो जाएगी तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो क्या कह रहा है? जो दोनों स्रोत हैं, ठीक है, दो स्रोत है ना, दो स्रोतों से तरंगे चल रही हैं, तो दोनों स्रोत से जो तरंगे हैं उनकी आवृत्तियां समान, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों स्रोतों से जो निकलने वाली तरंगे उनकी आवृत्तियां और तरंगदैर्घ्य दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तीसरा लिखिए, देखो दोनों तरंगों के आयाम, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। जैसे आयाम क्या है? ऐसे अगर कोई तरंग चल रही है तो ये जो दूरी है अधिकतम विस्थापन ही आयाम है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? आयाम। ये जो है ये क्या है? आयाम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है? अब दो स्रोत हैं जिनसे तरंगे निकल रहे हैं, तो दोनों स्रोतों के जो आयाम है वो लगभग क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, आयाम लगभग क्या होने चाहिए? बराबर। तो क्या लिखे? दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के, हो गया, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए, है ना। मान लेते हैं अगर ऐसे दो स्रोत हैं, ठीक है, दो स्रोत हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। कारण इनके द्वारा जो फ्रिंज बनेगी, फ्रिंज मतलब जहां पे प्रकाश पहुंचेगा, कम पहुंचेगा अधिक पहुंचेगा, जैसे दीप्त और अदीप्त, जहां पे विनाशी और संपोषी व्यतिकरण होगा। अगर इन दोनों के फ्रिंजों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हुई तो अगर जो फ्रिंज बन रहा है, डार्क फ्रिंज बनेगा, डार्क मतलब अदीप्त, और ब्राइट बनेगा, डार्क मतलब अदीप्त, यहाँ पे कौन सा जो व्यतिकरण है? संपोषी है। कौन सा व्यतिकरण है? संपोषी। और ये डार्क है ना, अदीप्त है, विनाशी है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा व्यतिकरण है? विनाशी। कम चमक उत्पन्न होगी। तो ब्राइट मतलब चमकीला। ठीक है, ये डार्क हो जाएगा, ये ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? दीप्त हो जाएगा, संपोषी होगा। ठीक है, क्या होगा? संपोषी। तो अगर इन दोनों में जो है दूरी बहुत ज्यादा हो गई तो जो डार्क और ब्राइट के बीच की दूरी है वो घट जाएगी, पता नहीं चलेगा डार्क है ब्राइट है, अंतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जो है दोनों जो स्रोत है वह बहुत ही निकट होने चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखिए? दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे से अत्यंत समीप होने चाहिए। नहीं होंगे तो फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई क्या है? एक फ्रिंज से दूसरे फ्रिंज की दूरी। ठीक है, जो दीप्त और अदीप्त बना है इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम हो जाएगी, अंतर स्पष्ट नहीं होगा, धुंधला हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखें? दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए। ठीक है, अगला लिख लो, पांचवा। लिखिए पांचवा नंबर, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। हो गया, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए।
संकीर्ण मतलब बहुत छोटे। अगर इन दोनों को बड़ा बना दिए, प्रकाश स्रोत को क्या कर दिए बड़ा, तो इससे बहुत ज्यादा प्रकाश इस पर्दे पर पहुंचेगा। ठीक है, तो जहाँ पे डार्क और ब्राइट होगा दोनों अतिव्यापन करने लगेंगे, एक दूसरे पर क्या कर जाएंगे, एक दूसरे पर प्रभाव दिखाने लगेंगे, अतिव्यापन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमको ये जो दोनों स्रोत हैं, ये जो दोनों स्रोत हम ले रहे हैं ये बहुत ही छोटे होने चाहिए। बड़ा हो जाएगा तो गड़बड़ क्या है, इस पर जो फ्रिंज मिलेगी वो पता नहीं चलेगा, एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करने लगेंगे, डार्क और ब्राइट एक दूसरे पर क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, अतिव्यापित करने लगेंगे। ठीक है, अतिव्यापन हो जाएगा। इसलिए हमको जो है ये जो दोनों स्रोत है वो कैसे होने चाहिए, बहुत छोटे होने चाहिए। तो क्या लिखे, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, है ना, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। करिए इसको, ये जो है प्रकाश की व्यतिकरण की कितनी शर्तें हैं, 5 शर्तें, इनको याद रखिए, पूछा गया है। कला संबद्ध स्रोत प्रकाश की व्यतिकरण की शर्तें। कल हम जो है यंग का द्विघेदी प्रयोग करेंगे, कल करेंगे आगे।